Hi everyone, so let's start with the chapter Forensic Traumatology. So इसमें पहला टॉपिक है मैकेनिकल इंजरी. तो वी विल ओनली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो जो पहला टॉपिक है वो है मैकेनिकल इंजरी. तो मैकेनिकल इंजरी की क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो मैकेनिकल इंजरी अगर हम देखें, सो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू एब्रेशंस, ब्रूजेस, लेसरेशन, फ्रैक्चर. ये सब होते हैं ब्लंट ट्रोमा से. इंसिजन, स्टैब वुंड्स, ये होते हैं शार्प ट्रोमा से. एंड देन वे फायर आर्म इंजरीज जैसे कि गन शॉट. सो इसमें जो पहला टॉपिक है एब्रेशन में, सो एब्रेशन का मतलब यही होता है कि एब्रेशन में जो सुपरफिशियल लेयर्स है स्किन की, जैसे कि एपिडर्मिस है, वो डैमेज हो रही है. तो एब्रेशन कैन बी स्क्रैच या ग्रेस या फिर इम्प्रिंट एब्रेशन. स्क्रैच क्या है कि एक लीनियर इंजरी, मतलब एक कोई टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है स्क्रीन पे एंड जो एपिडर्मिस है वो स्क्रैच हो रही है. और अगर बहुत सारी स्क्रैच हो रही है, जैसे कि अगर रोड पे, मतलब ऐसे रोड पे स्लाइडिंग इंजरी हुई है तो बहुत सारे स्क्रैच आ जाएंगे, उसे कहते हैं ग्रेस. देन वी हैव इम्प्रिंट प्रेशर, जिसे कि कॉन्टेक्ट एब्रेशन या फिर पैटर्न एब्रेशन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जब किसी बॉडी पार्ट का किसी सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट या प्रेशर से इंजरी होती है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक इम्प्रिंट या एक इम्प्रेशन हमारे स्किन के ऊपर पड़ जाता है. इसे कहते हैं पैटर्न एब्रेशन. कई बार इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्रूज ऑफ द सराउंडिंग एरिया. ब्रूज का क्या मतलब होता है कि ब्रूज में एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय नहीं होती, डर्मिस डिस्ट्रॉय होती है, तो हिमाटोमा बन जाता है, तो एक ब्लूइश सी डिस्कलरेशन होती है. एग्जाम्पल क्या है, जैसे हैंगिंग में लाइगेचर मार्क है तो उसका एक इम्प्रिंट सा बन जाता है नेक पे. ऐसे ही स्ट्रेंगुलेशन पे. देन थ्रोटलिंग, हमने ये सारी टर्म्स एस्फिक्सिया में पढ़ी है. थ्रोटलिंग में नेल एंड थंब मार्क लग जाते हैं. बाइटिंग में टीथ मार्क. तो ये सब कुछ किस में आता है? इम्प्रिंट एब्रेशन में. द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रूज. तो ब्रूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाने से पहले, ब्रूज क्या आता है? ब्लंट फोर्स से आता है, जैसे हमने पहले देखा. इसमें एपिडर्मिस नॉर्मल रहती है, डर्मिस डिस्ट्रॉय होती है, तो जो ब्लड है वो टिश्यू या ऑर्गन में जमा हो जाता है, लेकिन सरफेस ठीक रहता है. तो हमें एक ब्लूइश सी डिस्कलरेशन दिखेंगी. अब ये जो ब्रूज है इट कैन बी इंट्राडर्म, मतलब डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. इंट्राडर्मल हो सकता है, एंड देन सबक्यूटेनियस हो सकता है, एंड देन इट कैन बी डीप ब्रूज. एक जो चीज़ हमें पढ़नी है दैट इज़ एक्टोपिक ब्रूज. एक्टोपिक ब्रूज का मतलब क्या आता है कि अगर फोरहेड में कोई ट्रोमा है, कोई ब्लंट इंजरी फोरहेड पे, तो क्या होता है कि जो ब्रूज, हमें जो डिस्कलरेशन है वो आई के अराउंड दिखते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्लैक आई, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक ब्रूज. तो इसलिए इसका रीज़न क्या है कि जो ब्लड है ग्रेविटी के कारण किसी और जगह पे अकोमुलेट हो जाता है, जिसे कहते हैं एक्टोपिक ब्रूज. सो मैकेनिकल इंजरी में वो दो ही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे. उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफेंस वूंड एंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स पे. तो पहले हम देखते हैं डिफेंस वूंड. सो डिफेंस वूंड क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो आप खुद को डिफेंड करने के लिए जो इंजरी सस्टेन करते हो उसे कहते हैं डिफेंस वूंड. सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है. सो लाइक अगर वेपन शार्प प्रोड्यूस हुआ है तो कट या स्टैब प्रोड्यूस होंगे. तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो जो पर्सन है अगर कोई ऐसे चाकू से आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आप या तो चाकू को पकड़ सकते हो, या फिर अपनी ऐसे करके अपर लिम रेस कर सकते हो और उसे रोक सकते हो. तो दोनों में अलग अलग तरह के डिफेंस वुंड आएंगे. तो पहले केस में ग्रास्पिंग सरफेस ऑफ हैंड पे आएंगे, दूसरे केस में अल्नर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म में आएंगे, या फिर अपर लिम में आएंगे. एंड देन डिफेंस वूंड ज़रूरी नहीं है अपर लिम में आए. हो सकता है कि अगर वो इंसान गिर गया है तो वो अपने पैर से खुद को बचाने की कोशिश करे, तो इसलिए डिफेंस वूंड कहीं पे भी आ सकते हैं. एंड अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट का केस है तो डिफेंस वूंड लोअर लिम में काफ़ी कॉमन होते हैं. डिफेंस अगर, हाँ, इससे हमें पता क्या चलता है, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर डिफेंस वूंड प्रेजेंस है तो मतलब वो होमिसाइडल अटैक था. सो इससे हमें विक्टिम की अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन सब का पता चल सकता है और टाइप ऑफ वेपन का भी पता चल सकता है.
लेकिन डिफेंस वुंड कब नहीं दिखेंगे, जब विक्टिम को पता ही नहीं कि उस पर अटैक हो रहा है। तो अगर पीछे से अटैक हो रहा है तो विक्टिम को नहीं पता चलेगा, तो कोई डिफेंस वुंड नहीं आएगा। देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स है फॉल्स इंजरीज, जो कि खुद ही बनाई गई है। तो फोर्स्ड होती है, फैब्रिकेटेड वुंड से, या फिर इन्वेंटेड इंजरी से। ये पर्सन खुद अपने ऊपर ही करता है। 2 केसेस में कर सकता है। एक तो किसी दूसरे के ऊपर उसे गलत चार्ज लगाना कि उसने मुझे मारा, या सेकंड उसने खुद ने कुछ किया है और उसके ऊपर सस्पिशन ना आए तो वो खुद अपने ऊपर वुंड इन्फ्लिक्ट कर रहा है। उसके बाद है कि फॉल्स चार्ज, मतलब मोटिव क्या है, वही है कि आपको किसी के ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लगाना है, या फिर अगर कोई सिंपल इंजरी हुई थी उसको आपको ग्रीवियस दिखाना है, या फिर अगर कोई पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस के खिलाफ आपको चार्ज लगाना है। इट कैन बी डन बाय गर्ल्स टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ रेप, या फिर जो न्यू रिक्रूट्स है उन्हें मिलिट्री सर्विस से बाहर जाना है, तो इसलिए। तो क्या है कि ये तो था कि फॉल्स चार्ज किस किस केस में लगा सकते हैं। दूसरा कि सस्पिशन किस में हमें नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि सस्पिशन ना हो, तो इसमें क्या है कि हमें एविडेंस डिस्ट्रॉय करना है, या हमें मतलब कोई कह रहा है कि उसने अटैक किया इन केस ऑफ लाइक इन सेल्फ डिफेंस, या फिर पुलिसमैन को करना है ये दिखाने के लिए कि मतलब कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, सेम सेल्फ डिफेंस वाला। मोस्टली कट वुंड्स होते हैं, कई बार स्टैब हो सकते हैं और कई बार ब्रूजेस हो सकते हैं। अब आर्टिफिशियल ब्रूज 3 चीज़ों से लगता है, जिसे हम याद रखते हैं PSM से। तो उसी में ही उसी में ही आता है हमारा मार्किंग नट, देन वी हैव सेमी कार्पस, एंड देन वी हैव मदार। सो ऐसे करके मतलब चीज़ें होती है जिससे आप आर्टिफिशियल ब्रूज बना सकते हो। सो दिस वाज अबाउट द फैब्रिकेटेड इंजरीज। तो इसमें क्या है कि हमें डायग्नोसिस करना होता है, केयरफुली एग्जामिन करना होता है हर एक चीज़ को। तो क्या होता है जो मोस्टली फैब्रिकेटर है अपने आप को क्लोथ के थ्रू इंजर नहीं करेगा, वो क्लोथ उतार के इंजर करेगा। तो इसीलिए आप क्लोथ और इंजरी देख सकते हो, एंड देन स्कार देख सकते हो, उसकी हिस्ट्री पूछ सकते हो उससे। और अगर मल्टीपल स्कार्स है डिफरेंट एजेस का, मतलब जिसकी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो उसमें आप मतलब आपको पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी एंड पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ फायर आर्म। तो फायर आर्म की क्लासिफिकेशन पूछते हैं। तो जो फायर आर्म्स है वो 2 तरह के होते हैं, स्मूथ बोर्ड फायर आर्म और राइफल्ड फायर आर्म। तो स्मूथ बोर्ड नाम से पता चलता है, जो उसका बोर होता है, जो उसका बैरल के बीच का स्पेस है उसे बोर कहते हैं, तो वो स्मूथ होगा। एंड राइफल्ड में वो स्मूथ नहीं होगा, उसमें से स्पायरलिंग सी चीज़ें, मतलब स्पायरलिंग से इम्प्रिंट होते हैं। स्मूथ वाले कैन बी 2 टाइप्स, या तो ब्रीच लोडिंग, कि आप ब्रीच मतलब जो हमारा ये बोर है उसका आगे वाला जहाँ से शूट होता है उसे मज़ल एंड कहते हैं, पीछे वाले को ब्रीच लोडिंग एंड कहते हैं, ब्रीच एंड कहते हैं। तो या तो ब्रीच से लोड हो सकती है या फिर मज़ल लोडिंग हो सकती है। तो ये होती है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म। सो नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड। एंट्री वुंड क्या होता है कि जहाँ से जो बुलेट है वो एंटर हुई है, एंड एग्जिट जहाँ से वो एग्जिट हुई है। तो जो एंट्री वुंड है वो स्मॉलर होता है साइज़ में, और जो एग्जिट वुंड है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड। जो तो बुलेट जहाँ पे एंटर होगी स्किन से उसे कहेंगे हम एंट्री वुंड, और जहाँ से एग्जिट होगी उसे कहेंगे एग्जिट वुंड। तो एंट्री वुंड तो हर जगह होगा, लेकिन एग्जिट हर जगह नहीं होगा। एग्जिट तभी होगा जब कोई परफोरेटिंग इंजरी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एंट्री वुंड। तो जो एंट्री वुंड है वो छोटा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू एग्जिट वुंड, एक्सेप्ट अगर कभी जब बुलेट आ रही है, जब बुलेट स्किन से टच हो रही है, तो कभी कभी वो स्किन को लाइक टीयर कर सकती है, या फिर बुलेट में स्टेबिलिटी नहीं रही, तो उस केस में जो एंट्री वुंड है वो बड़ा हो सकता है। जो एग्जिट वुंड है वो क्या है, अब बुलेट बाहर निकल रही है तो वो टिश्यू को टीयर तो करेगी ही, तो इसलिए वो इससे बड़ा होगा,
और आउटवर्ड एजिंग होगी। सो लाइक अगर एंट्री हो रही है तो ऐसे एंट्री होगी तो थोड़ा सा इन्वर्टेड सा हमें वूंड दिखेगा, लेकिन एग्जिट में ऐसे बाहर आ रहा है तो इवर्टेड दिखेगा, और जब बाहर वाली एजेस है वो स्प्लिटेड होंगी। सो नाउ एंट्री वूंड में क्या है कि अगर फ्लैट बोन में एंट्री वूंड हो रहा है तो वो बहुत ही क्लियर कट होगा आउटर सरफेस में। इन्वर्टेड होगा तो बाहर से तो क्लियर कट दिखेगा, अंदर वाली साइड से चिप्ड सा होगा। एग्जिट वूंड अगर फ्लैट पे होता है तो वही इवर्टेड है एज टोल्ड अर्लियर। सो सिमिलरली आगे वही दिया कि एंट्री वूंड इन्वर्टेड है, लेकिन फैट पर्सन्स में क्या आता है, फैट के प्रोट्रूजन की वजह से इवर्टेड भी हो सकता है। देन एंट्री वूंड में एब्रेशन कॉलर इज़ प्रेजेंट और एग्जिट वूंड में एब्रेशन कॉलर नहीं होता। तो अब एब्रेशन कॉलर क्या होता है, तो जहाँ पे एंट्री हो रही है बुलेट की उसके जो कॉर्नर्स है, जो पेरिफेरी है, वहाँ पे एब्रेशन हो जाती है, तो हमें एब्रेशन के मार्क मिलता है बिल्कुल साइड में। और जो ग्रीस कॉलर है वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, लेकिन एग्जिट वाले में ना एब्रेशन कॉलर दिखता है ना ग्रीस कॉलर दिखता है। एब्रेशन वाले में दिख सकता है कि इन द शोल्ड एग्जिट वूंड्स वहाँ पे इरेगुलर एब्रेशन दिख सकती है। नाउ एंट्री वूंड के कुछ डिस्टेंस पे बर्निंग, ब्लैकनिंग, सिंजिंग और टैटूइंग दिख सकती है, लेकिन ये सब कुछ एग्जिट में नहीं दिखेगा। हाँ, अगर क्लोथिंग के थ्रू बुलेट लगी है तो क्लोथिंग भी इन्वर्टेड हो जाएगी और एग्जिट वूंड में इवर्टेड हो जाएगी। देन एंट्री वूंड में है कि जो ट्रैक है एंट्री वूंड के आसपास वो ब्राइट पिंक होगा क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है डिस्चार्ज के पास, लेकिन ऐसा कुछ एग्जिट वूंड में नहीं होता, लेकिन कभी कभी गैस मिल सकती है हमें। नाउ एंट्री वूंड में हमें रेडियोलॉजिकली लेड रिंग दिख सकती है, लेकिन एग्जिट वूंड में नहीं दिखेगी। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन एंट्री वूंड एंड एग्जिट वूंड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन सुसाइड एंड होमिसाइड, जो फायर आर्म से होता है। सो सुसाइड में जनरली अडल्ट मेल होता है, होमिसाइड में कोई भी हो सकता है। साइड के अगर सुसाइड है तो कौन सी जगह पे हो सकता है सुसाइडल अटेम्प्ट, साइड ऑफ टेम्पल, सेंटर ऑफ फोरहेड, रूफ ऑफ माउथ, अंडर द चिन, चेस्ट पे या एपिगैस्ट्रियम में। होमिसाइड में कहीं भी हो सकता है। सुसाइड जो डिस्टेंस होता है फायर आर्म का और स्किन के बीच में वो बहुत ही क्लोज शॉट होता है या कांटेक्ट में ही होता है, लेकिन होमिसाइड में मोस्टली डिस्टेंट होता है। एंड जो डायरेक्शन है सेल्फ फायरिंग वाली होगी सुसाइड में, होमिसाइड में कोई भी हो सकती है। नंबर ऑफ शॉट्स सुसाइड में जनरली 1 ही होता है, लेकिन हेजिटेशन सोर्स दिख सकते हैं। होमिसाइड में एनी नंबर ऑफ शॉट। कैडावरिक स्पाज्म रेयरली आता है सुसाइड में क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब जो मतलब जो मर्डरर है वो क्या करता है कि हाथ में वेपन दे देगा ताकि लगे कि सुसाइड है, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं कि कैडावरिक स्पाज्म हो। होमिसाइड में वेपन में बी मिसिंग और कोई कैडावरिक स्पाज्म नहीं होगा। सीन ऑफ क्राइम सुसाइड में कोई एविडेंस ऑफ डिसऑर्डर नहीं होगा, होमिसाइड में होगा। नेक्स्ट वी कम टू टाइप ऑफ इंजरी। तो 3 तरह की होती है, सिंपल, ग्रीवियस या डेंजरस। सिंपल होती है जो ज़्यादा सीरियस एक्सटेंसिव नहीं होती एंड जो कि आराम से हील कर सकती है एंड हील करने के बाद कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी या डिसफिगरेशन नहीं रहती। ग्रीवियस इंजरी क्या आती है, ग्रीवियस इंजरी के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, एक्सटेंसिव और सीरियस होगी। सेकंड, जल्दी से हील नहीं होगी। एंड थर्ड, कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी या डिसफिगरेशन रह जाती है। तो इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होती है, सेक्शन 320 IPC। सो नाउ देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्रीवियस इंजरी। हम एक एक करके करते हैं। पहला ही ईमैस्कुलेशन, जिसमें आता है कटिंग ऑफ पीनस, कैस्ट्रेशन या फिर लॉस ऑफ पावर ऑफ इंजेक्शन ड्यू टू स्पाइनल इंजरी। तो ये क्या, ईमैस्कुलेशन। सेकंड क्या है, किसी भी एक आँख की या दोनों आँख की साइड का परमानेंटली प्राइवेशन, हियरिंग का। एंड फोर्थ इज किसी भी ऑर्गन का, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, लिम्ब ऑफ द बॉडी या जॉइंट ऑफ द बॉडी, तो इन सब का प्राइवेशन। द फिफ्थ थिंग इज
परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ जॉइंट, इसमें क्या था, प्राइवेशन और उसमें इम्पेयरमेंट। सिक्स्थ इज हेड और फेस का परमानेंट डिसफिगरेशन। सेवन्थ इज बोन या टूथ का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन। एट इज कोई भी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, या फिर ऐसा हर्ट जिसके बाद मतलब 20 डेज़ के स्पैन में सीवियर बॉडी पेन हो या फिर अपना डेली रूटीन ना कर पाए। सो ये क्या थी, 320 IPC डिफ़ाइन करता है ग्रीवियस इंजरी को। 319 IPC डिफ़ाइन करता है ऐसे हर्ट जैसे कि बॉडीली पेन, डिसीज़ या इन्फॉर्मिटी कोज्ड ड्यू टू एनी पर्सन। ना अभी लास्ट पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई 20 दिन तक हॉस्पिटल में रह रहा है तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। इसका मतलब है कि 20 दिन तक वो सीवियर पेन में है और जो ऑर्डिनरी परस्यूट्स होते हैं वो उसे नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज अ डेंजरस इंजरी। सो डेंजरस इंजरी क्या आती है, विच पोजेज एन इमीडिएट डेंजर टू लाइफ। ये एक्सटेंसिव हो सकती है, सीरियस हो सकती है, किसी भी ऑर्गन के रिलेशन में इंजरी फेटल होती है। अगर आपको ट्रीटमेंट ना मिले तो वो फेटल होती है, जैसे कि गन शॉट वुंड्स, कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ स्कल, ट्रोमा टू ब्लड वेसल, रैप्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो ये कैसे होता है, शूटिंग, स्टैबिंग या फिर कटिंग इम्प्लीमेंट से। नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम वुंड्स एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स। एंटीमोर्टम है ऐसे मतलब कि जो मरने से पहले हुए हो, और पोस्टमॉर्टम है जो मरने के बाद हुए हो। तो सबसे हम एंटीमोर्टम से शुरू करते हैं। एंटीमोर्टम में हेमरेज बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली आर्टीरियल होती है, तो आर्टीरियल स्पॉटिंग मार्क्स मिलते हैं। ब्लड क्लोट दिखेगा और जो क्लोट है वो लेमिनेटेड और फॉर्मली एडहेरेंट मिलेगा। क्लोट रबड़ी, फॉर्म और वेरीगेटेड होता है, और डीप इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो एजेस है वहाँ पे बहुत डीप इन्फिल्ट्रेशन दिखेंगी। सो नाउ जो पोस्टमॉर्टम वुंड्स है उसमें हेमरेज बहुत कम होती है एंड हमेशा वीनस होती है, तो स्पॉटिंग मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन वीनस ब्लड की ऊजिंग आउट दिखेगी। ब्लड क्लोटेड नहीं होता क्योंकि डेथ के बाद कोएगुलेशन नहीं होती, नॉन लेमिनेटेड होगा, वीकली अधेरेंट होगा, सॉफ्ट, फ्राइएबल और येलो या रेड हो सकता है, और एजेस पे कोई इन्फिल्ट्रेशन या स्टेनिंग नहीं दिखेगी। सो नाउ वुंड की एजेस, तो जो हमारा एंटीमोर्टम है मतलब डेथ से पहला हुआ है, उसकी एजेस में हमें कुछ गेपिंग दिखेगी, इवॉटेड होती है बाहर की तरफ और स्वॉलन होती है। लेकिन जो हमारे पोस्टमॉर्टम वुंड है एजेस में गेप नहीं होता। अगर मतलब अगर डेथ के 2 घंटे के बीच में होता है तो गेपिंग होगी, उसके अलावा गेपिंग नहीं होगी। इवॉटेड नहीं होते, अपोज्ड होते हैं और स्वेलन नहीं होते। नेक्स्ट इज़ वाइटल रिएक्शन। तो एंटीमोर्टम वुंड्स में इन्फ्लेमेशन और रिपेयर दिखेगी, ऐसा कुछ भी पोस्टमॉर्टम में नहीं दिखेगा। अब हमने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन है, तो क्या क्या दिख सकता है, माइक्रोस्कोपी पे ल्यूकोसाइट और आरबीसी इन्फिल्ट्रेशन दिखेगी, लेकिन इसमें नहीं दिखेगी। और जो क्लोट है एंटीमोर्टम में क्या होगा, एंटीमोर्टम में होगा फाइब्रिन, आरबीसी और प्लेटलेट, लेकिन पोस्टमॉर्टम वुंड में आरबीसी और फिब्रिन होगा, प्लेटलेट नहीं होता। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल। स्कल में वी हैव फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल, एंड जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्कल। तो उसमें 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल है। पहला इज़ फिशर्ड, तो मतलब कि एक फिशर की तरह फ्रैक्चर होता है, एक लाइन से दिखेगी। फिर होता है डिप्रेस, की डिप्रेशन होता है, कॉम्बिनेटेड मतलब एक से ज़्यादा फ्रैक्चर लाइन्स है। पोन्ड या इंडेंटेड फ्रैक्चर, ये बच्चों में होता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, फोर्सेप्स की वजह से होता है। देन वी हैव गटर फ्रैक्चर, पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर और एलिवेटेड फ्रैक्चर। फिर हम आते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ बेस ऑफ स्कल। तो वो 4 जगह पे हो सकता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और फोरामेन मैग्नम के अराउंड। फोरामेन मैग्नम के रिंग की तरह, तो उसे रिंग फ्रैक्चर कहते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है रिंग फ्रैक्चर पे। तो रिंग फ्रैक्चर क्या, कोई भी फ्रैक्चर जो कि फोरामेन मैग्नम के आसपास हो रहा है। तो ये क्या है कि फोरामेन मैग्नम के बैक पे अबाउट मतलब फोरामेन मैग्नम एक रिंग है, तो उसके 3.5 सेंटीमीटर पीछे एक फिशर्ड फ्रैक्चर होता है। तो ये मिडल ईयर को भी इन्वॉल्व करता है और एंटीरियरली
रूफ ऑफ नोज़ को भी इन्वॉल्व करता है। तो ये रेयरली होता है और बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। ये कब होता है? जब आप बहुत ही हाइट से, ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो अपने पैरों पे या बटक्स पे, तो जो फोर्स है वो फीट या बटक से नेक की तरफ जाता है और फोरामेन मैग्नम की तरफ जाएगा। देन अगर हेड मतलब सिर पे, स्पाइन पे सडन वॉयलेंट टर्न हो या फिर सडन ब्लो ऑन वर्टेक्स हो जिसकी वजह से स्कल नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम पे आ जाए, एंड देन अगर ऑसिपिट या फिर चिन पे हैवी ब्लो आए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कूप एंड कॉन्ट्रेकूप इंजरी। तो ये जो कूप और कॉन्ट्रेकूप इंजरी है ये हेड के रीजन में मोस्टली होती है। कूप का मतलब क्या होता है कि जिस साइड पे फोर्स आ रहा है उसी साइड पे इंजरी होगी। कॉन्ट्रेकूप क्या होता है? जिस साइड पे फोर्स आ रहा है उससे अपोजिट साइड पे इंजरी होगी। सो लाइक अगर हम एग्जांपल देखें कूप इंजरी का, तो अगर एक पर्सन ग्राउंड पे लेटा हुआ है और ऑसिपुट पे एक वायलेंट इम्पैक्ट आया, तो जो फ्रैक्चर है वो उसी के नीचे होगा, इसे कूप इंजरी कहते हैं। कॉन्ट्रेकूप क्या आता है कि जो हमारा एरिया ऑफ इम्पैक्ट है उससे कॉन्ट्रालेटरल साइड पे इंजरी सस्टेन या सिचुएटेड हो। ये कब होती है? फॉल्स में, ट्रैफिक इंजरी में, जब आपका अगर सिर चल रहा है वो एकदम से किसी हार्ड सरफेस को हिट करे और डीएसेलरेशन हो जाए। जैसे कि अगर एक पर्सन मतलब नीचे गिरता है ग्राउंड पे और उसका जो ऑसिपुट है वो ग्राउंड पे लगता है, तो जो सस्टेन इंजरी है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट मतलब ऑसिपिटल लॉब में तो होगी, जैसे कूप इंजरी कहते हैं, लेकिन फ्रंटल लॉब में ज़्यादा होगी, जैसे कि कॉन्ट्रेकूप इंजरी कहते हैं। ये तभी होगा जब जो हेड है वो फ्री टू मूव होता है। तो क्या होगा कि हेड मूव हो रहा है तो सडन डी एसेलरेशन होगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रेकूप इंजरी होती है। Hi everyone, so there are three more differentiate tables left in this chapter. I'll be adding a separate video which will have all the differentiates of forensic medicine. So right now we will not be discussing further differentiate boxes. I'll be adding a video with all the differentiates at the end.